प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में राजशास्त्र या राजदर्शन का महत्व। अर्थात हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें हमें यह बात की जानकारी होना निहायत ज़रूरी है क्या कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जो विद्वान रहे हैं उन्होंने राजशास्त्र के महत्व के बारे में क्या कहा है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को तो इसकी जानकारी होना निहायत ज़रूरी है, कारण क्योंकि पश्चिम में राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, परंतु यदि तुलना की जाए तो बेटा प्लेटो और अरस्तु से भी पहले हमारे भारत में वेदों में उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, दुनिया भर के हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें राज्य राजा से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के अंतर्गत भले ही राजशास्त्र को अनेकों नामों से संबोधित किया जाता था, जैसे प्राचीन भारत में राजशास्त्र को राजधर्म भी कहा जाता था, नीति शास्त्र भी कहा जाता था, अर्थशास्त्र भी कहा जाता था, दंड नीति भी कहा जाता था। ये जो विविध नाम हैं मैंने लेक्चर नंबर 1 में ये सारी बातें समझा दी है, आप वहाँ देख सकते हैं। अब भले ही प्राचीन भारत में राजशास्त्र को किसी भी नाम से संबोधित किया गया हो, परंतु सभी विद्वानों ने राजशास्त्र को सर्वोपरि ज्ञान की संज्ञा दी थी। जैसे कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट लिखा है, पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस, मतलब राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है। फिर आगे अरस्तु भी कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस, मतलब राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है। चलो ये तो पश्चिम की बात है, अरस्तु ने ये बात कही है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है, जनक माना जाता है। परंतु यदि भारत की बात की जाए, प्राचीन भारत की बात की जाए, तो प्राचीन भारत के अंतर्गत भी विद्वानों ने राजशास्त्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था और इन्होंने भी राजशास्त्र को सर्वोपरि ज्ञान की संज्ञा दी थी। एक हम कहेंगे कि सर्वोच्च स्थान दिया था किसको? राजा को, राज्य को। अब राजा और राज्य का प्राचीन भारत में पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया जाता था और वहाँ वास्तविक रूप में राजा और राज्य को सर्वोच्च माना गया था। राजा और राज्य की सर्वोच्च महिमा का गुणगान किया गया था। अतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में राजशास्त्र को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। कैसे समझें? यहाँ मैंने सबसे पहले नोट किया है बेटा, आप चाहें तो ये बिंदु रूप में चल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो भी लेक्चर तैयार करता हूँ आपकी सुविधा के लिए उनको एक एक जो महत्वपूर्ण बात होती है सार रूप में उसको नोट कर देता हूँ, बाकी प्रत्येक की व्याख्या मैं अच्छे से कर देता हूँ। मुझे विश्वास है मेरे विद्यार्थियों को समझने में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कौन सा? लेक्चर नंबर 3, प्राचीन भारत में राजशास्त्र का महत्व क्या था। पॉइंट्स नंबर 1 क्या समझेंगे इसमें हम? मैंने लिखा है सर्वोपरि ज्ञान की महिमा दी गई है, मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत राजनीतिक विचारकों के द्वारा जो है राजशास्त्र को सर्वोपरि ज्ञान की संज्ञा दी गई है। मतलब प्राचीन राजशास्त्र के अंतर्गत प्राचीन राजशास्त्र की बात की जाती है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात की जाती है, तो वहाँ पर भले ही राजशास्त्र को नाम कुछ भी दिया गया हो, राजधर्म भी कहा जाता था, नीति शास्त्र भी कहा जाता था, दंड नीति भी कहा जाता था, कौटिल्य ने इसको अर्थशास्त्र कहा था। अगर हम शुक्र की और कामंदक की बात करते हैं तो इन्होंने नीति सार की संज्ञा दी थी, नीति कहा था इसको राजशास्त्र को। भले नाम कुछ भी दिया जाए, मनु ने राजधर्म की संज्ञा दी है। अब राजशास्त्र की संज्ञा भले जो भी दी गई हो, लेकिन ये बात सत्य है कि इन सभी ने राजा और राज्य को सर्वोपरि माना है। बेटा यही बात पश्चिम के अरस्तु ने कही, मैंने यहाँ लिखा भी है पश्चिम में अरस्तु ने भी ये बात अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कही है। क्या कहा है? कि सभी समुदायों का समुदाय राज्य है, राज्य एक सर्वोपरि संस्था है, राज्य एक नैतिक संस्था है। कौन कह रहे हैं ये बात? अरस्तु। मुझे बताइएगा, अरस्तु से पहले तो भारत में ये बात कह दी गई थी
तो फिर पश्चिम वाले अगर ये आरोप लगाएं कि भारतीयों को राजनीति का ज्ञान नहीं है, भारतीय राजनीतिक चिंतन नहीं कर सकते क्योंकि इनका चिंतन धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और मैं तो ये कहूँगा कि आध्यात्मिकता भी शून्य में नहीं फलती फूलती है, आध्यात्मिकता का विचार भी यदि किया जा रहा है तो इसका मतलब विवेक तो है, और विवेक है तो हम दुनिया वालों से कह सकते हैं, पश्चिम वालों से कह सकते हैं, यूरोप से कह सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हम किसी भी दृष्टि से किसी से कम नहीं है। और हमें राजनीति का जो ज्ञान है वह तो दुनिया में किसी को भी नहीं था। हमने तो बहुत समय पहले, लाखों वर्ष पहले राजनीति के सिद्धांतों को दे दिया था दुनिया को। फिर कैसे कहा जा सकता है कि भारत के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन नहीं है, भारत के अंतर्गत विद्वानों को राजनीति का ज्ञान नहीं? गलत बात है। और अगर धर्म की बात की जाती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ राजनीति हो ही नहीं सकती जिसका आधार धर्म और नैतिकता ना हो। आज आप देखिएगा पूरी दुनिया के अंतर्गत राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता को नहीं माना जाता है, बल्कि राजनीतिक आधार छल कपट, क्या छल कपट, चरित्रहीनता को माना जाता है। क्या ये राजनीति है? नो। सर्वोपरि ज्ञान की महिमा दी गई है, मतलब वास्तविक रूप में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राजशास्त्र को सर्वोपरि ज्ञान की संज्ञा दी गई है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राजशास्त्र के सर्वोपरि ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। सर्वोपरि ज्ञान की महिमा मतलब राजशास्त्र का ज्ञान, राज्य और राजा के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उनका ज्ञान होना एक प्रकार से सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। इसका बखान, इसका उल्लेख, इसका वर्णन, इसकी महिमा प्राचीन भारतीय राज दार्शनिकों के द्वारा अपने ग्रंथों में की गई है। ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा है पश्चिम में अरस्तु, मतलब पश्चिम के अंतर्गत अरस्तु ने भी जो है राज्य को एक सर्वोच्च सर्वोपरि संस्था कहा है। स्पष्ट रूप में कहा है कि सभी समुदाय का समुदाय राज्य है, मतलब सब समुदायों से जो सर्वोच्च है वह राज्य है। तो अरस्तु ने भी ये बात कही है, लेकिन अरस्तु से भी पहले भारत के अंतर्गत ये बात कह दी गई थी क्या, कि राजशास्त्र एक सर्वोपरि ज्ञान है, एक सर्वोपरि ज्ञान है। कहाँ? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भले पश्चिम वाले कहें कि हमें राजनीति का ज्ञान है, भारत में व्यवस्थित राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है, तो ये गलत बात होगी। ये केवल एक भ्रम है, एक मिथ्या है, एक भ्रम जाल फैलाया गया है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अगर अच्छे से प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का मूल्यांकन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आधुनिक राजशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन से बहुत लाभ उठा सकता है, पूरी दुनिया लाभ उठा सकती है। चलिए बेटा, पॉइंट नंबर 2 क्या समझना है। अब यहाँ मैंने कुछ विद्वानों की चर्चा की है जो कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित है। इन्होंने राजशास्त्र के महत्व के बारे में क्या कहा है, आप इन बिंदुओं के माध्यम से अच्छे समझ सकते हैं कि वास्तव में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राजशास्त्र को कितना महत्वपूर्ण माना जाता था, कितना सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। और वैसे भी देखा जाए तो आप देखिएगा पश्चिम में अरस्तु की बात आती है तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य को सर्वोपरि मान लिया, सभी समुदाय को समुदाय माना है राज्य को। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात की जाती है तो राज्य को, राजा को सर्वोच्च माना है, सर्वोपरि माना है। लेकिन जरा देखिएगा बेटा, आज संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत हम बात करते हैं, जैसे व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद की बात आती है, डेविड स्टन के द्वारा इनपुट आउटपुट मॉडल दिया गया है, तो डेविड स्टन ने भी पॉलिटिकल सिस्टम को सब सिस्टम से सर्वोच्च माना है, मतलब राजनीतिक व्यवस्था को सभी व्यवस्था से सर्वोच्च माना है। आज के दिन राज्य व्यवस्था को, क्योंकि राजनीति को अच्छे से समझने के लिए राज्य के स्थान पर आधुनिक समय में राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया है और ये कह दिया गया है कि राजनीतिक व्यवस्था अन्य सभी व्यवस्थाओं से सर्वोच्च है। आज की बात है, आधुनिक समय में पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है क्या, कि राजनीतिक व्यवस्था अन्य सभी व्यवस्थाओं से सर्वोच्च है। क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि बाध्यकारी निर्णय केवल राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा लिया जाता है, अर्थव्यवस्था के द्वारा नहीं लिया जाता है, समाज व्यवस्था के द्वारा नहीं लिया जाता है, धार्मिक व्यवस्था के द्वारा नहीं लिया जाता है, परिवार व्यवस्था के द्वारा नहीं लिया जाता है, सांस्कृतिक व्यवस्था के द्वारा नहीं लिया जाता है, महाविद्यालय व्यवस्था के द्वारा नहीं लिया जाता है, विश्वविद्यालय व्यवस्था के द्वारा नहीं लिया जाता है। पूरे देश के लिए यदि बाध्यकारी निर्णय लेता है तो केवल ओनली पॉलिटिकल सिस्टम, केवल राजनीतिक व्यवस्था ये निर्णय लेती है। अगर आपको राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे से समझना है तो पॉलिटिकल थ्योरी प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ इनपुट आउटपुट मॉडल डेविड स्टन का और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल आमंडीन पावेल का अच्छे से समझा दिया, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आधुनिक समय में भी पॉलिटिकल सिस्टम को सब सिस्टम से, सब व्यवस्थाओं से सर्वोच्च माना गया है। अरस्तु ने भी राज्य को सर्वोच्च कहा है और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत भी राज्य को सर्वोच्च कहा गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कोई देन नहीं दी है या भारत को राजनीति का ज्ञान नहीं है, तो गलत बात होगी। इसका मतलब ये अध्ययन गलत किया गया है, गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं, उनकी भ्रांति है, उनका भ्रम है, झूठा आरोप है। जबकि सच्चाई ये है
कि पूरे विश्व के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांतों को सबसे पहले दिया गया है। ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। आप अध्ययन कर सकते हैं, वेदों का अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, पुराणों का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें, महाभारत का अध्ययन करें, दुनिया भर के ग्रंथ अध्ययन कीजिएगा। जो राजनीतिक सिद्धांत हमारे भारत में है वो अन्य कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। चलिए, दूसरा है कौटिल्य कह रहे हैं, कौटिल्य जिनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है बेटा, कौटिल्य कह रहे हैं या कौटिल्य ने कहा है कि दंड नीति 4 प्रमुख विद्याओं से एक है। 4 प्रमुख विद्याओं में से एक है। क्या? दंड नीति 4 प्रमुख विद्याओं में से एक है। अब 4 विद्याएं कौन सी हैं बेटा? देखो, आणविक की, मैंने यहाँ लिखा है आणविक की, त्रयी वार्ता, और चौथी कौन सी है? दंड नीति। 4 विद्याएं होगी ना। तो ये कह रहे हैं कौटिल्य, दंड नीति 4 प्रमुख विद्याओं में से एक है। तो एक नीति तो कौन होगी? दंड नीति होगी। तो दंड नीति 4 प्रमुख विद्याओं में से एक है। आणविक की, त्रयी वार्ता, इन या इस सभी विद्याओं की सुख समृद्धि दंड पर निर्भर है। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो आणविक की, त्रयी और वार्ता है, इन सभी मतलब इन तीनों, आणविक की, त्रयी और वार्ता, इन सभी विद्याओं की सुख समृद्धि दंड पर निर्भर है। मतलब आणविक की, त्रयी और वार्ता की सुख समृद्धि जो निर्भर है वो दंड नीति पर है। किस पर है? दंड नीति पर। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि कौटिल्य ने राजशास्त्र को, चूंकि प्राचीन भारत के अंतर्गत राजशास्त्र को दंड नीति से भी संबोधित किया जाता था, तो इसका मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत कौटिल्य ने राजशास्त्र को प्रथम स्थान दिया है, सर्वोपरि स्थान दिया है, जैसा कि उन्होंने यहाँ पर लिखा भी है। उसके बाद महाभारत में क्या लिखा गया है? महाभारत में कहा गया है कि जिस प्रकार हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है, उसी प्रकार राजशास्त्र में सभी शास्त्र आ जाते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है बेटा यहाँ। जैसे आधुनिक समय में डेविड स्टर्न और रामन पावेल कहते हैं कि भी सारी व्यवस्थाओं से सर्वोच्च व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था है। मतलब समाज व्यवस्था से सर्वोच्च, आर्थिक व्यवस्था से सर्वोच्च, सांस्कृतिक व्यवस्था से सर्वोच्च, धार्मिक व्यवस्था से सर्वोच्च, सभी व्यवस्थाओं से सर्वोच्च राजनीतिक व्यवस्था है। तो आज भी बात कही जाती है कि राजनीतिक व्यवस्था में सारी व्यवस्थाएं सम्मिलित हो जाती है। तो महाभारत में तो ये बात बहुत समय पहले कह दी गई थी। ये लोग तो आज कह रहे हैं, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद के जो विद्वान हैं तो आज लिख रहे हैं, और हमारे भारत में बहुत समय पहले लिख दी गई थी। क्या? महाभारत में साफ लिखा हुआ है कि जिस प्रकार हाथी के पैर में, हाथी एलिफेंट, जिस प्रकार हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है, हाथी का पैर इतना भारी होता है, हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है, उसी प्रकार राजशास्त्र में, या इसको प्राचीन भारत में दंड नीति भी कहा जाता था, अर्थशास्त्र भी कहा जाता था, नीति शास्त्र भी कहा जाता था। ठीक है बेटा। तो उसी प्रकार राजशास्त्र में सभी शास्त्र आ जाते हैं। मतलब राजशास्त्र में सारे शास्त्र सम्मिलित हो जाते हैं। अगर राजशास्त्र को आपने अच्छे समझ लिया तो सभी शास्त्रों को समझ लिया। इसलिए आप कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में राजशास्त्र को प्रथम स्थान दिया गया है, अत्यधिक महत्व दिया गया है। चलिए बेटा, चौथी बात आती है शुक्र की। शुक्र की पुस्तक का नाम क्या है? रचना का नाम क्या है? शुक्र नीति सार। शुक्र नीति सार में 4 अध्याय हैं। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। मनु की मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। मनु की मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। शुक्र नीति सार में 4 अध्याय हैं, और 5वां खिल नीति भी है। 5वां खिल नीति है। 4 अध्याय है और एक खिल नीति है। ठीक है बेटा। तो शुक्र कह रहे हैं, शुक्र ने कहा है कि ब्रह्मा द्वारा, जैसे अपने भारत के अंतर्गत 3 शक्ति मानी जाती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा द्वारा रचित राजशास्त्र के सार को, राजनीति शास्त्र के सार को, निचोड़ को, राजशास्त्र के सार को वशिष्ठ और मेरे जैसे अन्य लेखकों ने पृथ्वी के शासकों तथा अन्य व्यक्तियों की समृद्धि के लिए संक्षिप्त किया है। जरा गौर कीजिएगा यहाँ। क्या? शुक्र कह रहे हैं कि ब्रह्मा द्वारा रचित राजशास्त्र, चूंकि देखो अपने भारत के अंतर्गत सृष्टि का जो रचनाकार माना जाता है वो ब्रह्मा जी को ही माना जाता है। ठीक है। तो ब्रह्मा द्वारा रचित राजशास्त्र के सार को, राजनीति शास्त्र के सार को गुरु वशिष्ठ और मेरे जैसे अन्य लेखकों ने पृथ्वी के शासकों तथा अन्य व्यक्तियों की समृद्धि के लिए संक्षिप्त किया है। ठीक है, ये शुक्र कह रहे हैं। अब इसका मतलब यहाँ पर शुक्र ने भी जो है राजशास्त्र को अत्यधिक महत्व दिया है। इन्होंने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि दंड नीति के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। आगे भीष्म कह रहे हैं,
यदि दंड नीति नष्ट हो जाए तो चारों ही वेद लुप्त हो जाएंगे। कितनी महत्वपूर्ण बात है, जरा गौर कीजिएगा। मतलब हमारे प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत हमारा चिंतन कितनी गहराई तक जा चुका था, और जबकि पश्चिम वाले कहते हैं कि भारत में राजनीतिक चिंतन हुआ ही नहीं है, भारतीयों को राजनीति का ज्ञान है ही नहीं, ये कहाँ राजनीतिक सिद्धांत देंगे। अरे हम तो ये कहेंगे कि हमारे तो वो राजनीतिक सिद्धांत है, वो राजनीतिक सिद्धांत दे दिए गए जिन सिद्धांतों को आप लोग आज भी नहीं समझ सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, अंतर्राज्यीय संबंधों का सिद्धांत या परराष्ट्र संबंधों का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिया गया है, केवल भारत में दिया गया है। और इससे ज़्यादा क्या योगदान हो सकता है। विषम कह रहे हैं कि यदि दंड नीति, बेटा दंड नीति मतलब राजशास्त्र, चूंकि प्राचीन भारत में राजशास्त्र को दंड नीति भी कहा जाता था, राजधर्म भी कहा जाता था, नीति शास्त्र भी कहा जाता था, यस बेटा अर्थशास्त्र भी कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं ये कहूँगा आपको कि मैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन समझा रहा हूँ, तो इसमें जितने भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा आपको एक ध्यान रखना है, इसमें क्रम से आपको आगे बढ़ना है। क्रम से अगर आप नहीं समझेंगे तो ये पेपर समझ में नहीं आएगा। मैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, ये 3 टुकड़ों में कर करके पूरा भारतीय राजनीतिक चिंतन आपको समझाऊंगा। अब मनु कह रहे हैं, यहाँ मनु की रचना का नाम क्या है बेटा, मनुस्मृति। यस, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं आपसे मान लीजिएगा एग्जाम पूछ लिया जाए कॉम्पिटिशन में, वैसे मैं मनु अलग से पढ़ाऊंगा आपको। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, 12 है। और बेटा ये पूछ लिया जाए कि मनुस्मृति के 12 अध्याय में से राजशास्त्र संबंधित अध्याय कौन सा है जो महत्वपूर्ण है, जिसमें राज्य से संबंधित बातों का ज़्यादा उल्लेख किया गया है, 7वां अध्याय है। मतलब मनुस्मृति का 7वां अध्याय राज्य से संबंधित, राजशास्त्र से संबंधित अध्याय है। कौन सा अध्याय, 7वां अध्याय। मतलब राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए मनुस्मृति का 7वां अध्याय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा। मनु कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं मनु, अपनी पुस्तक मनुस्मृति में मनु कह रहे हैं कि दंड ही धर्म और राजा है। जरा गौर कीजिएगा, मनु कह रहे हैं दंड ही धर्म और राजा है। मतलब मनु ने दंड को ही धर्म और राजा माना है। मतलब मनु ने राजशास्त्र को ही धर्म और राजा माना है। मनु ने राजशास्त्र को ही धर्म और राजा माना है। इसका मतलब मनु ने भी राजशास्त्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, अत्यधिक महत्व दिया है। कैसे, दंड ही धर्म और राजा है, इसके द्वारा ही मतलब दंड के द्वारा ही, मतलब राजशास्त्र के द्वारा ही, मतलब राजधर्म के द्वारा ही। ठीक है बेटा। तो दंड ही धर्म और राजा है, इसके द्वारा ही प्रजा और चारों आश्रमों में, प्रजा और चारों आश्रमों में, प्रजा मतलब प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर अपने धर्म का पालन करेगा। धर्म संस्कृत के धृ धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो सभी व्यक्तियों का अपना कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, प्रजा अपने कर्तव्यों का पालन करे। और चारों आश्रमों में, 4 आश्रम कौन से हैं, यस, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष, टोटल 100 वर्ष होगी। 25-25 वर्ष का एक आश्रम होगा। तो चारों आश्रमों में सभी व्यक्तियों से अपने अपने कर्तव्यों का पालन कराता है। मतलब जो दंड है वो दंड ही वास्तविक रूप में जनता से और चारों आश्रमों में सभी व्यक्तियों से अपने अपने कर्तव्यों का पालन कराता है। और इसी के साथ में वर्ण धर्म का पालन भी दंड ही कराता है। 4 वर्ण भी होते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चारों वर्ण के व्यक्ति भी अपने अपने धर्म का पालन करें, ये है कौन कराता है, ये दंड ही पालन कराता है। दंड मतलब राजशास्त्र, दंड मतलब राजशास्त्र, जैसे कहा है दंड ही धर्म और राजा है, मतलब दंड ही धर्म है और दंड ही राजा है। तो जरा गौर कीजिएगा, प्राचीन भारत के अंदर धर्म और राज्य मतलब धर्म और राजनीति में समन्वय किया गया है। इनको पृथक नहीं माना गया है, बल्कि इनमें समन्वय किया गया है। मनु ने जो कहा, इससे बात स्पष्ट हो रही है। तो फिर से दोहरा रहा हूँ, दंड ही धर्म और राजा है, इसके द्वारा ही प्रजा और चारों आश्रमों, चाहे तो आप चारों वर्ण भी लिख सकते हैं, चारों आश्रमों, चारों वर्णों या वर्णाश्रम व्यवस्थाओं में सभी व्यक्तियों से अपने अपने कर्तव्यों का पालन कराता है। मतलब वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों के कर्तव्यों का पालन दंड के द्वारा ही कराया जाता है। दंड मतलब राजशास्त्र के द्वारा कराया जाता है, क्योंकि दंड को ही धर्म और राजा माना गया है। इसलिए राजा के द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है या नहीं, प्रत्येक वर्ण अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है या नहीं, प्रत्येक आश्रम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये देखेगा। कौन देखेगा, राजा देखेगा, मतलब दंड देखेगा। चूंकि प्राचीन भारत में राजशास्त्र को दंड नीति भी कहा जाता था। नेक्स्ट मनु हो गया 6। 7वीं बात नोट करेंगे, क्या, प्राचीन भारत में राजशास्त्र एक संकुचित विषय न होकर एक विस्तृत विषय था। जबकि पश्चिम वाले भारत के बारे में कहते हैं कि भारतीयों को राजनीति का ज्ञान नहीं, भारतीयों के जो राजनीति के बारे में विचार वो संकुचित हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि
प्राचीन भारत में राजशास्त्र एक संकुचित विषय न होकर के एक विस्तृत विषय था, एक व्यापक विषय था। इसमें व्यापक चिंतन किया गया था, व्यापक विचार विमर्श किया गया था। आपसे पूछा जाए राजनीतिक चिंतन किसे कहते हैं, तो आप उत्तर दे देंगे राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। नोट करें, राजनीतिक चिंतन किसे कहा जाता है, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। तो भारत के अंतर्गत राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया गया था वह संकुचित नहीं था, बल्कि व्यापक था, विस्तृत था। प्रत्येक बात के बारे में प्राचीन भारत के अंतर्गत लिखा गया है। प्रत्येक बात के बारे में क्या क्या लिखा गया, प्रत्येक बात के बारे में जरा देखिएगा। विस्तृत है, धर्म और राज्य में समन्वय स्थापित किया गया है। सबसे पहली बात तो ये आज पूरी दुनिया को सीखना है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत धर्म और राजनीति का समन्वय किया गया था। और इसी बात को आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले ने भी स्वीकार किया है और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी स्वीकार किया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने धर्म और राजनीति का जो समन्वय किया गया था, इसी के आधार पर महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना है। हालांकि ये सब बातें मैं क्रम से आपको बताऊंगा। तो धर्म और राजनीति के, धर्म और राज्य के समन्वय के ऊपर बल दिया गया। धर्म राज्य मतलब धर्म और राजनीति या धर्म और राजा। राजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था, धर्म और राजा की सत्ता आदि विषयों के ऊपर व्यापक रूप में उल्लेख किया गया। और इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसको कि प्राचीन भारत के अंतर्गत अंतर्राज्य संबंध कहा जाता है। तो आप लिखेंगे अंतर्राज्य संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो आधुनिक समय में दिया गया है, प्राचीन भारत में इसको बोला जाता था अंतर्राज्य संबंध या परराष्ट्र संबंध। अंतर्राज्य संबंध या परराष्ट्र संबंध। परराष्ट्र संबंध के ऊपर मनु कौटिल्य शुक्र ने बड़े व्यापक सिद्धांत दिए। ये सारे के सारे सिद्धांत मैं आपको जब मनु पढ़ाना शुरू करूंगा, मनु ही पढ़ाऊंगा, कौटिल्य पढ़ाऊंगा, शुक्र ही पढ़ाऊंगा, ये सारे जब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक मैं आपको समझाऊंगा तो उसमें सारे सिद्धांत आपको बता दिए जाएंगे। अंतर्राज्य संबंध, मित्र, उदासीन व शत्रु राजा के बारे में उल्लेख किया गया है। इसी के साथ में आय व्यय, देखो आय और व्यय मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय और व्यय के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। आज बजट किसको कहा जाता है, आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है, विवरण होता है, उसी को बजट कहा जाता है। तो आय व्यय का ब्यौरा प्राचीन भारतीय चिंतकों के द्वारा भी दिया गया है। आय और व्यय के बारे में बहुत कुछ लिखा है। राष्ट्र के बारे में लिखा है, प्रजा के कर्तव्य के बारे में भी लिखा है, वृक्ष लगाने के बारे में लिखा है, मंदिर बनाने के बारे में भी लिखा है, कानून और न्याय पत्ति के बारे में लिखा है, दुर्ग वन सेना आदि के बारे में इन्होंने चिंतन किया। तो इसका मतलब ये गया कि प्राचीन भारत में जब इतने कार्यों की बात राजनीतिक चिंतकों के द्वारा की गई है या इतना राजनीतिक चिंतन किया गया है, तो ये लोग जो है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के ऊपर बल देते थे। कौन से स्वरूप के ऊपर, लोक कल्याणकारी स्वरूप के ऊपर बल देते थे। अतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में राजशास्त्र को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गए 7 बिंदु। 8वां पॉइंट्स तैयार करेंगे क्या, पाश्चात्य लेखकों का मत एकांगी, मतलब वास्तविक रूप में जो पश्चिमी विद्वान है, पश्चिमी विद्वानों का जो मत है वो भारत के प्रति एकांगी है। मतलब वो एक तरह से भ्रम से ग्रसित हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, वो भ्रम से ग्रसित है, वो पूरा ग्रह से ग्रसित है। वो अपने आप को सब कुछ मानते हैं और ये मानते हैं कि राजनीति का ज्ञान केवल हमें ही है, भारतीयों को राजनीति का ज्ञान नहीं है। तो ये जो इनका मत है वो मत एकांगी है, एक पक्षीय, जबकि सच्चाई ये नहीं है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राज्य संबंधित मूल सिद्धांतों को उल्लेख कर दिया गया है, जिन सिद्धांतों का उल्लेख कभी भी दुनिया में किसी भी देश के अंतर्गत नहीं किया गया है। अच्छा, इसके बाद लेंगे हम भारतीय सभ्यता की 3 विशेषताएं। मतलब जब पश्चिमी लेखक भारतीय चिंतन को एकांगी मानते हैं कि भाई भारतीय चिंतन तो धर्म से प्रभावित रहा है, बस ये लोग तो अंधविश्वासी हैं, ये लोग तो जो है आध्यात्मिकता के ऊपर ही बल देते हैं, बस ये तो जो है परलोक की बात ज़्यादा करते हैं, परलोक की बात ज़्यादा करते हैं, तो ये अंधविश्वासी, इसलिए इनको राजनीति का ज्ञान नहीं है। तो ये इनका जो विश्लेषण है वो एकांगी है, एक पक्षीय विश्लेषण आप किसी का भी करेंगे, अध्ययन किसी का भी एक पक्षीय करेंगे तो आप अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए पश्चिम वालों ने ये गलती की है। अतः आप कह सकते हैं पाश्चात्य लेखकों का जो मत है वो एकांगी है, एक पक्षीय है। कैसे, भारतीय सभ्यता की 3 विशेषताएं। हम 3 बिंदुओं के आधार पर ये बात बता सकते हैं कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जो राजनीतिक चिंतन हुआ है वह सर्वश्रेष्ठ स्तर का हुआ है और प्राचीन भारत में राजशास्त्र को अत्यधिक महत्व दिया गया, अत्यधिक महत्व दिया गया। यहाँ तक कह दिया गया राजशास्त्र के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे, जरा देखिएगा। नंबर 1 पहली विशेषता आध्यात्मिकता, दूसरा है बौद्धिकता और तीसरा है जीवन शक्ति। मतलब यहाँ स्पष्ट है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत, इसमें नो डाउट,
आध्यात्मिकता की बात की गई है, धर्म की बात की गई है, परलोक की बात की गई है, लेकिन ये बात करना कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ नैतिकता की बात की जा रही हो, नैतिकता की बात करना कोई बुरी बात थोड़ी है कि राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता हो, नैतिकता तो होना जरूरी है। तो आध्यात्मिकता की बात की गई, दूसरा बौद्धिकता की। प्राचीन भारत के अंतर्गत माना आध्यात्मिकता की बात की गई है, लेकिन इसके साथ में बौद्धिकता अर्थात विवेक की बात भी की गई है। क्योंकि अगर आध्यात्मिकता की बात की जा रही है तो आध्यात्मिकता की बात भी यदि की जा रही है, आध्यात्मिकता के बारे में कोई चिंतन भी किया जा रहा है, तो बिना विवेक के चिंतन कैसे हो सकता है? जरा देखिएगा आप, बौद्धिकता है, विवेक है, तभी तो चिंतन किया है। तो पहला है आध्यात्मिकता, दूसरा बौद्धिकता मतलब विवेक के ऊपर भी बल दिया गया है, और तीसरा जीवन शक्ति मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत इन तीनों बातों के ऊपर बल दिया गया है। आध्यात्मिकता को भी माना गया है, बौद्धिकता विवेक के ऊपर बल दिया गया है, और जीवन शक्ति के ऊपर भी बल दिया गया है, जीवन शक्ति के ऊपर भी बल दिया गया है। अर्थात राजा के बारे में स्पष्ट कह दिया है कि राजा जनता को अपनी संतान के बराबर समझे, राजा प्रजा के प्रति पिता के तुल्य व्यवहार करे, पिता के तुल्य, क्योंकि राजा प्रजा का पिता है तो वह पिता के तुल्य व्यवहार करे, क्योंकि प्रजा या जनता उसकी संतान है। इन तीनों के ऊपर जब बल दिया गया तो हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम वाले जब ये आरोप लगाते हैं कि भारत में राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है तो ये गलत बात होगी। कैसे? जैसे स्वामी एक विद्वान है हमारे भारत के, अरविंद घोष, समझे बेटा इसको। अरविंद घोष क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिकता, इस पहले वाली विशेषता के बारे में कह रहे हैं, आध्यात्मिकता भी पृथ्वी पर शून्यता में नहीं फलती फूलती है। बहुत गंभीर बात है। आध्यात्मिकता भी पृथ्वी पर शून्यता में नहीं फलती फूलती है। मतलब अगर भारत के अंतर्गत आध्यात्मिकता की बात की गई है, परलोक की बात की गई है, धर्म की बात की गई है, नैतिकता की बात की गई है, बात तो की गई है, विचार तो किया गया है, चिंतन तो किया गया है। तो जब ये चिंतन किया गया है तो ये चिंतन भी है वो शून्य में नहीं फैलता फूलता है। इसका मतलब ये चिंतन तभी हुआ है जबकि उनमें विवेक है, बुद्धि है, और जब विवेक है, बुद्धि है, तो ही तो चिंतन हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर आध्यात्मिकता है तो निश्चित रूप में राजनीति के बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान था, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है बेटा, ये 9वां बिंदु यहाँ बना लेंगे, भारतीय सभ्यता की 3 विशेषताएं, और 10वां बिंदु यहाँ से ले लेंगे, मध्य युगीन यूरोप की तरह। अब जरा देखिएगा, मध्य युगीन यूरोप की तरह 2 सत्ताओं, लौकिक और आध्यात्मिक, न भेदभाव और न संघर्ष। मतलब ठीक है, माना भारत में कहा जाता है कि भाई भारत में जो है धर्म की बात की जाती है, राजनीति और धर्म में समन्वय की बात की जाती है, जिसमें लिखा भी है धर्म राज्य धर्म राजनीति में समन्वय है, समन्वय की बात की जाती है। बिल्कुल सही है, ये कोई बुरी बात थोड़ी है। भारत में धर्म की बात की गई, परलोक की बात की गई, आध्यात्मिकता की बात की गई, तो अच्छी बात है। क्योंकि मध्य युगीन यूरोप में, यूरोप के अंतर्गत जो धर्म और राज्य में संघर्ष हुआ है, मतलब हम कहेंगे राजा और जो है पोप के बीच में, राजा और पोप के बीच में, चर्च का जो मुख्य होता है पोप होता है, तो सम्राट और पोप के बीच में संघर्ष हुआ है। सम्राट कहता है कि हम सर्वोपरि हैं, सम्राट कहता है हम सर्वोपरि हैं, और पोप कहता है कि हम सर्वोपरि, तो उनके बीच में तो संघर्ष हुआ है। ऐसा संघर्ष भारत में कभी नहीं हुआ है, भारत में कभी नहीं हुआ है ऐसा। क्यों? देखिएगा यहाँ, मध्य युगीन यूरोप की तरह 2 सत्ताओं, लौकिक और आध्यात्मिक, मतलब भारत में लौकिक और आध्यात्मिक, लौकिक का मतलब राजा और आध्यात्मिक का मतलब यहाँ भारत की बात आती है धर्म। तो हमारे यहाँ राज्य और धर्म के बीच में ऐसा संघर्ष नहीं हुआ जैसे संघर्ष यूरोप में हुआ है, मध्य युगीन यूरोप में हुआ है। आप देखिएगा संत थॉमस एक्विनास चर्च को प्रथम स्थान दे देते हैं। एक्विनास से पहले बार बार ये बात कही जा रही थी कि राज्य निम्न स्तर पर रखा जाए, है चर्च जो है प्रथम स्थान पर है। उसके बाद में कहीं जा कर के मैकियावली के द्वारा, इटली के मैकियावली के द्वारा स्पष्ट रूप में कह दिया गया कि राज्य प्रथम स्थान पर होगा। उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस में साफ कह दिया था। इसलिए मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना गया। फिर पूरी दुनिया के अंतर्गत आधुनिक युग का जनक किसको माना गया? आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक किसको माना गया? पूरी दुनिया के संदर्भ में मैकियावली को माना गया, क्योंकि उन्होंने राज्य को प्रथम स्थान दिया था। लेकिन हमारे भारत के अंतर्गत ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ है राज्य और धर्म के बीच में। ठीक है बेटा, तो लिखें आप 2 सत्ताओं मतलब लौकिक और आध्यात्मिक में न तो कोई भेदभाव है और न ही कोई संघर्ष हुआ। मतलब इन दोनों में किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हुआ जैसा कि यूरोप में हुआ है सम्राट और जो है पोप के बीच में सत्ता को लेकर के। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ, नेक्स्ट बिंदु बना सकते हैं 10-11, राज्य संबंधी सिद्धांत में केंद्रीय स्थान धर्म को इसलिए कि राज्य लोगों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। अब अगर पश्चिम वाले लोग ये कहते हैं कि भाई भारत के अंतर्गत तो आध्यात्मिकता की बात की गई है, धर्म की बात की गई है, अंधविश्वासी हैं ये लोग, तो लेकिन गलत बात है। इसका हम तर्क दे रहे हैं, आप तर्क दे सकते हैं कि पश्चिम वालों सुनो, हमने धर्म को
किस लिए केंद्रीय स्थान दिया? इसका जवाब इसमें है। राज्य संबंधी सिद्धांत में, राज्य संबंधी जो भी सिद्धांत प्राचीन भारत में दिए गए हैं उन सभी सिद्धांत में राज्य संबंधी सिद्धांत में केंद्रीय स्थान जो सेंटर पॉइंट माना गया है, केंद्रीय स्थान धर्म को इसलिए दिया गया कि राज्य लोगों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। मतलब राज्य लोगों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो, राज्य के द्वारा लोगों के व्यक्तित्व के विकास में सहयोग दिया जाए, इसलिए धर्म को केंद्रीय स्थान दिया गया। और ये बात पूर्णतः सत्य है, जब तक राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता नहीं होगी तब तक लोगों का सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता। अतः कहा जा सकता है कि पश्चिमी लेखकों का जो मत है वो एकांगी है, एक पक्षीय है, तो गलत है ये बात। हम तो कहेंगे कि प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत राजशास्त्र को अत्यधिक महत्व दिया गया था। चलिए बेटा आगे नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं 12वां। क्या? प्राचीन भारतीय विचारकों को राजनीति के अनेक सिद्धांतों का ज्ञान था। जरा देखिएगा आप, प्राचीन भारतीय, आप पूरा लिखेंगे, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों को या राजनीतिक चिंतकों को, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों को राजनीति के अनेक सिद्धांतों का ज्ञान था। फिर से बोल रहा हूँ, क्या? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों को राजनीति के अनेक सिद्धांतों का ज्ञान था। लिख लिया आप, अनेक सिद्धांतों का ज्ञान था। इसका मतलब क्या है कि जो है राज सिंहासन के बारे में, मतलब हम कहेंगे कि राजा का किस तरह से जो है निर्वाचन किया जाए, या वंशानुगत होगा, मतलब जो शासक होगा वंशानुगत होगा या उसका निर्वाचन किया जाएगा, उसके बाद में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, राजा के द्वारा क्या कार्य किए जाएंगे, राजा में क्या गुण होने चाहिए। जैसे कि प्राचीन भारत में कहा गया है कि राजा में 8 देवताओं के गुण होने चाहिए हैं, और विशेषकर कहा गया है कि राजा को जितेंद्रिय होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ में कहा गया है कि जो मंत्रिमंडल के मंत्री परिषद के सदस्य होंगे उनकी परीक्षाएं ली जाएंगी, जिसको कि 4 उपदाओं की संज्ञा दी जाती है। मतलब 4 प्रकार की गुप्त परीक्षाएं होंगी, जैसे कामोपदा, भयोपदा, अर्थोपदा। क्या? कामोपदा, भयोपदा, अर्थोपदा। इस तरह से जो है, फिर से बोल रहा हूँ, कामोपदा, भयोपदा, अर्थोपदा, इस तरह से इनकी परीक्षाएं ली जाएंगी। अब ये चारों जो उपदाएं हैं, गुप्त परीक्षाएं, जिनकी चर्चा हम जब मनु कौटिल्य शुक्र समझेंगे उस समय व्यापक रूप में करेंगे। यहाँ तो मैंने केवल संकेत दिया है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों को राजनीति के अनेक सिद्धांतों का ज्ञान था। मतलब अनेकों सिद्धांत दिए थे। जैसे प्राचीन भारतीय विचारकों ने कर का सिद्धांत दिया है, प्राचीन भारतीय विचारकों ने अंतर्राज्य संबंधों का सिद्धांत दिया है, प्राचीन भारतीय विचारकों ने राज्य के 7 अंगों की साधारण सप्तांग सिद्धांत दिया है। प्राचीन भारतीय विचारकों ने प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ लिखा है। शुक्र ने प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जो राज्य कर्मचारियों के बारे में जो वेतन भत्ते इत्यादि की जो बातें कही है शुक्र नीति सार में, आधुनिक समय में आप देखेगा भारत के अंतर्गत वो सब बातें स्वीकार की गई हैं जो राज्य कर्मचारी हैं, तो शुक्र नीति सार से ये बात ली गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय विचारकों को राजनीति का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो पश्चिम वालों का जो मत है वो एकांगी, एक पक्षी है। आगे 13 नंबर बिंदु बनाएं। प्राचीन भारतीय विचारकों ने, मैंने यह लिखा, प्राचीन भारतीय विचारकों ने पाश्चात्य विचारकों से भी ज़्यादा राज्य और शासन की परम आवश्यकता को स्वीकार किया। अब क्या मतलब है इसका? मतलब प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारकों ने पश्चिमी राजनीतिक विचारकों से भी ज़्यादा राज्य और शासन की आवश्यकता को महसूस किया और लिखा भी है। हालांकि पश्चिम वालों ने भी राज्य की आवश्यकता को स्वीकार किया है, लेकिन पश्चिम के अंतर्गत तो व्यक्तिवादी और अराजकतावादी विचारधाराएं भी है। व्यक्तिवादी तो ये कहते हैं कि भी राज्य एक आवश्यक बुराई है, और अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य अनावश्यक है। तो भारत के अंतर्गत ऐसी अराजकतावादी विचारधाराएं नहीं पनपी है कभी भी। भारत के अंतर्गत तो राज्य को हमेशा परम आवश्यक माना गया, परम आवश्यक, अति आवश्यक। राजा के बिना काम चल ही नहीं सकता, राज्य के बिना काम चल ही नहीं सकता। भारत में तो ये विचारधाराएं पनपी हैं, जबकि पश्चिम के अंतर्गत तो व्यक्तिवादी और अराजकतावादी विचारधाराएं पनपी हैं। व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य आवश्यक बुराई है, भारत में कभी नहीं कहा गया है कि राज्य आवश्यक बुराई है। इसी के साथ में दूसरी बात आती है, अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य अनावश्यक है, भारत में कभी नहीं कहा है कि राज्य अनावश्यक है, कि राज्य की आवश्यकता नहीं, भारत में कभी नहीं कही ये बात। इसलिए भारत के अंतर्गत तो पश्चिम से भी ज़्यादा राज्य को आवश्यक माना गया है, परम आवश्यक माना गया है, पश्चिम से भी ज़्यादा। इसलिए मैंने लिखा है प्राचीन भारतीय विचारकों ने पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से भी ज़्यादा
राज्य और शासन की परम आवश्यकता को स्वीकार किया है। मतलब पश्चिम से भी ज़्यादा राज्य की आवश्यकता को स्वीकार किया है। किसने? प्राचीन भारतीय विचारकों ने। पश्चिम वालों ने भी स्वीकार किया है, लेकिन पश्चिम से भी ज़्यादा भारत ने स्वीकार किया है। तथा अराजकता के दोषों की तरफ ध्यान दिलाया। मतलब भारतीय राजनीतिक विचारकों ने अराजकता की तरफ भी ध्यान दिलाया है। किसकी तरफ? अराजक। अगर राजा नहीं होगा, राज्य नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगी। जैसे परिवार के मुखिया की अगर मृत्यु हो जाती है तो परिवार अव्यवस्थित हो जाते हैं, उसी प्रकार से देश का जो मुखिया होता है राजा होता है। अब अगर राजा नहीं होगा, राज्य नहीं होगा तो देश में अराजकता फैल जाएगी। तो इसकी तरफ ध्यान दिलाया हमारे भारतीय विचारकों ने, प्राचीन भारतीय विचारकों ने। कितनी गंभीर बात है। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ, विचारों संस्थाओं का विकास विश्व में सबसे पहले भारत में। क्या मतलब है? मतलब राजनीतिक विचारों, नोट करें आप, इसको पूरा लिखेंगे, राजनीतिक विचारों और राजनीतिक संस्थाओं का विकास, नोट करें, राजनीतिक विचारों और राजनीतिक संस्थाओं का विकास विश्व में सबसे पहले भारत में है। मतलब अगर निष्पक्ष रूप में अध्ययन किया जाए, निष्पक्ष रूप में यदि राजनीतिक चिंतन का मूल्यांकन किया जाए तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत में ही राजनीतिक विचारों, राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ है। सत्य है ये बात, तो नोट करें आप, राजनीतिक विचारों और राजनीतिक संस्थाओं का विकास विश्व में, दुनिया में, संसार में सबसे पहले भारत में ही हुआ था। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। अतः हम गर्व के साथ कह सकते हैं क्या? कि प्राचीन भारत में राजशास्त्र को अत्यधिक महत्व दिया गया था। ऐसा ही महत्व दिया जैसा कि पश्चिम में अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दिया, और समकालीन समय में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत व्यवहारवादियों के द्वारा राजशास्त्र को स्थान दिया गया। और ये कहा गया कि पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था सभी व्यवस्थाओं से सर्वोच्च है। ये समकालीन समय में अमेरिका में ये बात कही गई है। तो अमेरिका वाले तो आज बोल रहे हैं ये बात। अरस्तु ने 3000 वर्ष पहले ये बात कही, तो हमारे यहाँ तो लाखों वर्ष पहले ये बात कह दी गई थी कि दंड नीति के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, राजशास्त्र के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, राज्य के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जरा आप इसके ऊपर अमल कीजिएगा, गौर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे भारत में यहाँ तक विचार दिया गया है कि जब रात्रि में जनता सोती है तो दंड जागता है। जरा गौर कीजिएगा, जब रात्रि में जनता सोती है तो दंड जागता है। दंड का मतलब यहाँ राज्य से, राजा से, राजनीति से है कि जब रात्रि में जनता सोती है तो दंड जागता है। मतलब वास्तविक रूप में दंड के बिना, अर्थात राज्य के बिना, राजा के बिना देश में व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। तो ये प्राचीन भारत के अंतर्गत राजशास्त्र को महत्व देने का एक जो है तत्व है, एक तर्क दे सकते हैं आप। तो मुझे पूरा विश्वास है आप प्राचीन भारत में राजशास्त्र का क्या महत्व था इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम धीरे धीरे इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। और ये आगे बढ़ाने के बाद में ये सारी बातें जो इसकी पृष्ठभूमि के रूप में मैं आपको समझा दूंगा पहले, और उसके बाद में जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों की जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम आपको मनु समझाएंगे। हैं, मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति लिखी है, और उसके बाद मनु के बाद में हम कौटिल्य को लिखेंगे। कौटिल्य का जो रचना है वो अर्थशास्त्र है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मनु एक धर्मशास्त्री थे और कौटिल्य एक राजशास्त्री हो गए। जरा गौर कीजिएगा, एक धर्मशास्त्री है, एक राजशास्त्री है। तो जब हम इन दोनों को समझ जाएंगे तो आगे के विचार को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो मुझे विश्वास है आज का जो लेक्चर है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।